आज उन सारे क्वेश्चनों को लाया गया है जो मुझे लगता है कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से और आपकी नॉलेज की भी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है दोस्तों, मतलब मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों को लाया हूँ और इन सारे छोटे छोटे क्वेश्चनों में आप बहुत सारे लोग गलतियाँ भी करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चनों को पढ़ने के चक्कर में छोटे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते। ठीक है, तो आप कहाँ गलतियाँ करेंगे नहीं करेंगे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। देख लीजिए कुछ संख्याएँ दी गई है और बताया गया है कि इनमें से मतलब इन संख्याओं को यूज करके उपयोग करके बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो आप इन संख्याओं को पहचानेंगे कैसे कि कौन सी संख्या छोटा है, और मतलब वो भी कुछ माइक्रो सेकंड में, अन्यथा हर लोग तो पहचान ही लेंगे। ठीक है, देख लीजिए संख्या क्या है, तो 2 3 4 0 5 है। देखिए दोस्तों आप इस ऑप्शनों को आप कैसे पढ़िएगा, ऑप्शनों को पढ़िएगा। जैसे पहला ऑप्शन में है आप इसे पढ़िएगा 23,045। ऑप्शन नंबर बी को आप पढ़िएगा 20,435। ऑप्शन नंबर सी को पढ़िएगा 2,345 और ऑप्शन नंबर डी को पढ़िएगा 20,345। तो अगर आप इन चारों ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सबसे छोटा तो है 2,345 जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, और आप ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके ले जाएंगे और आप जब अपने घर आएंगे तो बोलेंगे भाई ये तो गलती हो गया। भाई देखिए ऊपर में दिया हुआ 5 अंक 2 3 4 0 और 5, और ऑप्शन नंबर सी में 5 अंक तो लिखा हुआ है, लेकिन ये है दोस्तों 4 अंकों की संख्या। 0 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 और 5, तो ये 4 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या ये नहीं है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले गलत हो जाएगा। और जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बी और सी में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है 23,045, ऑप्शन नंबर बी क्या है 20,435। तो 20,435 23,045 के अपेक्षा में छोटा हो गया। और देखते हैं कि 20,435 से भी और कोई ऑप्शन छोटा है क्या, तो आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ 20,345। कितना लिखा हुआ 20,345, और इस प्रकार से मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 30 है और अगर उनका गुणनफल 50 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका जस्ट उल्टा। जैसे अगर संख्या x होगा तो उसका 1/x, और अगर दूसरी संख्या y है तो इसकी 1/y की वैल्यू पूछ रहा है। जैसे दोस्तों दिया हुआ है कि दो संख्या है और दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 30, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है मेरे भाई, मतलब मैं सीधा सीधा लिखता हूँ xy दिया हुआ 50, तो इसके व्युत्क्रम क्या होगा, मतलब x को लिख सकते हैं हम 1/x, इसका व्युत्क्रम वही हो गया, और y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y। अब इसका पूछ रहा है क्या, योगफल पूछ रहा है, तो x और y का एलसीएम क्या आ जाएगा x y, x से x कट गया, क्या बच गया यहाँ पे y, और यहाँ पे y से y कट गया तो क्या बच गया x। कुल मिलाकर हो गया फिर से x + y बटे xy, या हम लिख सकते हैं देखिए x + y का वैल्यू कितना दिया हुआ 30 और xy का वैल्यू कितना दिया हुआ 50। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे बराबर 3/5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ट्रिक के चक्कर में लोग क्या बोलते हैं कि भाई आप ऐसे क्वेश्चनों को सीधा सीधी क्या कर दीजिएगा, अगर इसका व्युत्क्रम पूछे तो इसकी संख्याओं के योग में से उसके संख्याओं के गुणनफल में से भाग दे देना है। तो ये चीज़ें माइंड में तभी आएगी दोस्तों, आप अपने आप में इसे आप एक ट्रिक मानिए या तो आप कॉन्सेप्ट मानिए, लेकिन जैसे अगर आप कीजिएगा कि अगर इसका व्युत्क्रम जो पूछा हुआ है आप कीजिएगा इन दोनों संख्याओं के योग बट्टे में इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो करिएगा आप वही, लेकिन आपके दिमाग में पूरा प्रॉपर ये कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, तो आपको पूरा प्रॉपर दिमाग में कैलकुलेशन लाने के लिए बहुत बारीकी में प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपके दिमाग में वैसा कैलकुलेशन आएगा। वैसे ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती है, सब कुछ दिमागों का खेल होता है। लोग आधा से ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये ट्रिक है, कि वो ट्रिक कहाँ से आती है, कॉन्सेप्ट से ही आती है। और जब तक आप ट्रिक के पीछे भागोगे तब तक आपका सिलेक्शन
होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। आप ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट के पीछे में आप पूरा भागिए। कॉन्सेप्ट आपको ट्रिक भी बताएगा और आपको शॉर्ट मेथड भी बताएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय हम वैसी संख्याओं को कहते हैं जिनका पूरी रूट नहीं निकाला जा सकता है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट और एक के बाद 6 जीरो लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों परिमेय संख्या तभी हो सकती है जब इसकी नंबर ऑफ जीरोज की संख्या, मतलब अगर जीरो की संख्या अगर सारे के सारे पेयर में होंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कि कितना जीरो लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लिखा हुआ है। तो 6 जीरो लिखा हुआ है, तो क्या 6, अगर आप यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 2 एक लिखा हुआ है ना। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप अपने आप में इसे 2 मान लीजिएगा। मतलब अगर जीरो की संख्या 2 के पेयर में से अगर कम या तो अगर ज़्यादा हो जाएगी, अगर कम अगर होगी तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होगा। तो टोटल 6 जीरो है, तो टोटल 6 जीरो की 2 की 3 पेयर बन जाएगी पूरी। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए तो अपरिमेय संख्या नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ए मेरा परिमेय संख्या हो गया। मैं क्या कह रहा हूं आप इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दे दिया हुआ 3। ठीक है, मतलब कि क्यूब रूट दे दिया हुआ है, उसके बाद 6 जीरो दिया हुआ है। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो जीरो की संख्या है हम उसका 3 जीरो का एक पूरा पेयर बनाएंगे, 3 जीरो का एक पेयर बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना है, यहाँ भी दोस्तों 6 जीरोज है। तो 3 पेयर का मतलब ये तभी यहाँ पे 3 जीरो का 2 पेयर बन जाएगा पूरी। मतलब ए भी एक पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी भी एक परिमेय संख्या हो गया, है ना। अगर हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो क्या दिया हुआ है, मतलब ये इसका 6 रूट दिया हुआ है और नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हुई, 6। मतलब 6 जीरो का एक पेयर बनाएंगे, मतलब पूरी एक पेयर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी भी एक परिमेय संख्या हो गया। तो जो बच गया मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे भी मिला लीजिए। देखिए इसके अंडर रूट में लिखा हुआ है 4, मतलब जो जितने भी जो नंबर ऑफ जीरोज हैं हम उसकी 4 जीरो की एक पेयर बनाएंगे। तो अगर आप 4 जीरो की एक पेयर बनाते हैं, उसके बाद 2 जीरो और शेष बच जाते हैं, तो 4 का फिर तो पेयर बना नहीं, तो ओवरऑल क्या हो गया, एक अपूर्ण वर्ग संख्या हो गया और उसे ही हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुझे बताना था, डिलीवर करना था, इसलिए मुझे देरी लगी। आप इस चीज़ को तुरंत सॉल्यूशन कर ले जाइएगा, है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक, अगर किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, तो उस संख्या के घन का अंतिम अंक क्या हो सकता है ना। अगर कोई किसी भी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक आने की इकाई अंक कैसे 1 हो सकता है, या तो उस संख्या के अंत में 1 हो, अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, या तो अगर आप 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब संख्या कुछ भी रहे, अगर आप इसे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अगर आप 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 9 81, यहाँ भी इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो बोल रहे कि अगर हम इन संख्याओं का क्यूब करें, ठीक है, तो इसकी अंतिम अंक कितनी आने की संभावना है, कितनी आएगी। चलिए ठीक है, अगर मैं 1 का होल क्यूब करता हूँ, मतलब अगर मैं 1 का क्यूब में निकालता हूँ, ठीक है, तो कितना आएगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 9 का क्यूब करता हूँ, तो 9 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 9 81, मतलब यहाँ पे आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट 1। और फिर अगर मैं 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9, मतलब अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या की अंतिम संख्या अगर 1 है, तो अगर मैं उसकी क्या निकालूं मेरे भाई, घन निकालूं। घन मतलब क्यूब में अगर उसका संख्या को निकालूं तो उस संख्या का अंतिम अंक 1 के अलावा 9 भी हो सकती है, और मैंने उस चीज़ को वेरीफाई करा। तो आप ऑप्शन कौन सा मारेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है केवल 9, ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। ऑप्शन नंबर बी है 1 या 9, तो मेरा 1 या 9 तो आ गया। लेकिन जैसे ही आपकी नज़र जाएगी ऑप्शन नंबर सी पे, वहाँ क्या लिखा हुआ है, कोई भी विषम संख्या। बोलेंगे रे भाई 1 भी तो विषम है, 9 भी विषम है, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। नहीं भाई, आप ऐसा गलती नहीं करोगे। क्या विषम संख्या सिर्फ 1 और 9 ही है?
1 और 9 के अलावा और कोई विषम संख्या नहीं है क्या? बहुत सारे संख्याएं हैं, जबकि इन दोनों संख्याओं के अलावा और कोई संख्या इसका आंसर हो ही नहीं सकता। तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, और मेरा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 या 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ भाई कि आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के जैसा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, 91 से लेकर टोटल 99 तक की संख्याएं दी गई है और उन सारे संख्याओं का गुणनफल करना है और गुणनफल करने के बाद इसके यूनिट डिजिट का पता लगाना है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, 91 है इंटू 92 है इंटू 93 है इंटू 94 है इंटू 95 है इंटू ... 99 तक है। अब इसकी यूनिट डिजिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? दोस्तों, अगर कोई भी संख्या लगातार गुना की गई है तो उसका इकाई अंक 0 आएगा। अब बोलेंगे भाई अब तो रटे रटाए चीज़ आप भी बताने लगे। नहीं, आप इसके पीछे की कॉन्सेप्ट जानिए। अगर कोई भी सम संख्या का गुणनफल अगर मैं 5 से कर दूं तो इसकी अंतिम जो संख्या आती है वही 0 आती है। और अगर एक बार 0 आ गया उसके बाद आप दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। आप यहाँ पे देखिए, 1 दूने 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 में 4 आ गया और 4 पचे 20, यहाँ पे 0 आ गया। आप इस 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कब कर दीजिए, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। आप सिंपली यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, 2 पचे 10 आ गया 0। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि 91 इंटू 92 इंटू 93 करने से इसका अंतिम अंक अलग आएगा। देख लीजिए, अगर मैं इन संख्याओं को लिख दूँ ऐसे करके, 92 इंटू 95 इंटू 99 इंटू 94, तो इन संख्याओं का भी गुणनफल वही आएगा। मतलब अगर मैं संख्याएं वही लिखूं, 91 से लेकर 99 तक के, मैं उल्टा पुल्टा करके मैं वही संख्याओं को अगर लिख दूं तो गुणनफल में कुछ भी आ जाए। भाई अगर मैं 7 इंटू 8 करूँ या 8 इंटू 7 करूँ, दोनों का तो परिणाम सेम ही आएगा ना। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा, एक सम संख्या 2 और एक दोस्तों 5 यहाँ पे मिल गया, जो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल करने से अंतिम में 0 बनेगा ही बनेगा। तो इस प्रकार से मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा भाई कि इसके पीछे की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है इतनी बड़ी संख्याएं दी गई है और बोल रहा है कि 5 का स्थानीय मान क्या है। शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे भाई कि स्थानीय मान क्या होता है, तो मैं बता दूं कि स्थानीय मान क्या होता है। जो भी संख्याएं लिखी गई है सबसे पहले हम उस संख्या को लिख लेंगे और उस संख्या के बाद जितने भी संख्याएं लिखी गई है हम उतने 0 दे देंगे। आप इसके पीछे की कहानी जानिए। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 594, इसका मतलब क्या हुआ, इस 4 का मल्टीप्लाई कर, जैसे सबसे पहले ले लेंगे 5, 5 के बाद 2 0 है, मतलब 2 अंक है तो हम यहाँ पे 2 0 लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे आप ऐसे देखिएगा मेरे भाई, इकाई दहाई सैकड़ा, यह सैकड़ा के स्थान पे मतलब 5 देके सैकड़ा मतलब 100 गुना करेंगे, प्लस में क्या करेंगे, इस 9 को लेंगे और ये दहाई के अंक के पास है मतलब हम इसे 10 से गुना करेंगे, और ये अगर इकाई के अंक में है तो हम इसे 1 से गुना करेंगे। तो ओवरऑल मेरा क्या आ गया यहाँ पे, 500 प्लस में 90 प्लस में 4, क्या 594 नहीं आया? बिल्कुल मेरे भाई आया। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 5 का स्थानीय मान क्या है तो क्या आ गया, 500 आ गया ना। तो यहाँ पे नंबर छोटी थी, अगर नंबर बड़ी दे दे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब करते रह जाइए। ठीक है,
तो आपको ऐसा तामझाम नहीं करना है। मतलब अगर स्थानीय मान अगर पूछा जाए तो जो भी संख्या के बारे में पूछा गया, जैसे 5 का स्थानीय मान पूछता तो 5 लिख कर जितना इसके बाद अंक है हम उतना 0 दे देंगे। अगर 9 का स्थानीय मान पूछेगा तो 9 लिख देंगे और उसके बाद जितना अंक होगा उतना 0 दे देंगे। एक अंक 1 0 दे दिए तो 9 का स्थानीय मान 90 हो गया। अगर यहाँ पे जैसे जो 4 दिया हुआ है, अगर पूछता है 4 का स्थानीय मान क्या है तो 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा, क्योंकि 4 के बाद कोई अंक है ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पूछ रहा है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सबसे पहले 5 लिखेंगे और 5 के बाद कितना अंक दिया हुआ है तो आप देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक दिया हुआ है, मतलब हम यहाँ पे 7 को 0 लिखेंगे। तो ऑप्शन में तो ऐसा है ही नहीं, तो हम 7 को 0 को 10 के पावर 7 भी लिख सकते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है ये इसी से रिलेटेड है। इसके जो बाद वाला क्वेश्चन है भाई ये इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ संख्या 229301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का क्या होगा अंतर। अब मैंने आपको स्थानीय मान तो बता दिया, अब अंकित मान होता है कि जो संख्या दिया गया है वही संख्या, यानी कि रिटर्न नंबर। जैसे अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का अंकित मान क्या होगा तो 2 ही होगा, 3 का अंकित मान क्या होगा तो 3 ही होगा। मतलब अंकित मान का मतलब जो संख्या लिखा गया है। तो पूछ रहा है यहाँ पे क्या कि 9 के स्थानीय मान, तो सबसे पहले लिखेंगे 9, उसके बाद 9 के बाद कितना दोस्तों 0 कितनी अंक है, तो आप देख पाएंगे 3 अंक है, 3 अंक है मतलब हम 3 0 दे देंगे। ये मेरा हो गया क्या, स्थानीय मान हो गया, है ना। और इसका अंकित मान क्या हो जाएगा, अंकित मान क्या हो जाएगा, मैं आपको क्या बताया कि जो संख्याएं लिखी होगी वही संख्याएं अंकित मान हो जाती है। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, तो अगर 9000 में से 9 को अगर मैं माइनस करूं तो भाई कितना आ जाएगा 8991 आ जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, है ना। वैसे भी आप इसके यूनिट डिजिट से भी आंसर निकाल सकते थे। अगर मैं 9000 में से 9 को माइनस करूँ तो यहाँ पे तो 10 आ जाएगा, अगर मैं इससे एक हाथ ले लूँ तो ठीक है, तो 10 में से 9 जल जाएगा तो 1 बचेगा। और एकमात्र ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो जिस संख्या के इकाई अंक में 1 लिखा हुआ है। तो आप बोलेंगे भाई इसको घटाने में क्या जा रहा है, नहीं, आप अपने आप में ऐसी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट लाइए। आपको एक कॉन्सेप्ट बड़े क्वेश्चनों में काम देगी और अब बड़े बड़े क्वेश्चनों की कैलकुलेशन को आप यूं ही आप उड़ा दीजिएगा। अब आगे वाली जब सेशन आप मेरा देखिएगा तो मैं वहाँ पे यूनिट डिजिट का प्रयोग करके ही मैं बड़े बड़े कैलकुलेशन को मैं ऐसे ही उसके धज्जे उड़ा दूंगा। तो आपको लगेगा कि भाई ये तो कभी काम आया, अब बड़े बड़े क्वेश्चनों को ऐसे ही उड़ा ले जाएंगे। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अगर आप मेरा एपिसोड को देख रहे होंगे पिछले वाली एपिसोड को तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा और आप इतने देर में मैं उम्मीद करता हूं कि आप निकाल भी लिए होंगे। तो चलिए जो लोग नए आए हुए हैं आप लोग भी देख लीजिए क्या दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए 7/8 दिया हुआ है, फिर 7/10 दिया हुआ है और फिर 3/4 है ऑप्शन में, फिर है 5/7 है ना। तो आप ऐसा इसको नहीं कि आप इसे भाग देकर चेक कीजिएगा। अगर आप ऐसा करने के चक्कर में रहते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, है ना। हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सारे में। तो 10 सत्ते कितना आ जाएगा 70 और 8 सत्ते कितना आ जाएगा 56। तो जिस संख्या के ऊपर का मान कम होगा वो संख्या इसके अपेक्षा में छोटा होगा। मतलब अगर देखिए यहाँ पे 70 और 56 में छोटा है 56, तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 7/8 की तुलना में 7/10 छोटा है ना। तो मेरा ए संख्या तो बड़ा हो गया। अब मैं इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल करता हूँ, क्रॉस मल्टीपल। तो 4 सत्ते कितना आ जाएगा 28 और 10 दिया कितने आ जाएगा 30। अब इन दोनों संख्याओं में भिन्नों में 7/10 छोटा हो गया, क्योंकि इसके ऊपर का मान छोटा है इसके ये वाला संख्या के ऊपर वाले के मान की अपेक्षा। मतलब जब ये मेरा संख्या बड़ा हो गया तो मैं इसे भी मिटा देता हूँ। अब मैं इन दोनों संख्याओं को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। ये 5 है भाई
ठीक है। तो 7 सतह कितना हो जाएगा यहाँ पे 49 और 10 बचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 50। अब इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या नज़र आ रहा है आपको 49, और 49 5/7 के अपेक्षा में छोटा हो गया। तो इस क्वेश्चन का सबसे छोटी भिन्न क्या आ जाएगा 7/10। आप ऐसा नहीं कि आप इसे भाग देकर चेक करते रहें और आप अपना टाइम का जाया करते रहें, आप ऐसा कतई नहीं कीजिएगा भाई। आप राहुल विद कंटेंट नामक चैनल से जुड़े हुए हैं, ये कोई मजाक नहीं है ना। और आज के हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.56 के ऊपर में बार दिया हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं बार, या तो हम इसे इंग्लिश में रेकरिंग बोलते हैं। तो कितना दिया हुआ भाई 0.56 दिया हुआ है, प्लस में कितना दिया हुआ है 0.43 दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है 0.89 के ऊपर में बार दिया हुआ है। देखिए जिस भी संख्या के ऊपर में बार लिखा गया है तो और अगर उसके बाद दशमलव लगाया गया है, अगर दशमलव के बाद किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लगाया गया है, जैसे यहाँ पे जो 56 लिखा गया है, तो हम बार को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम जो जितने ऊपर जो संख्याओं के ऊपर में बार लिखा हुआ है हम उतना 9 दे देंगे यहाँ पे। चलिए मैं इसे अलग ही बना देता हूँ, मतलब 56 के ऊपर में लिखा हुआ बार और ये दशमलव के बाद है, तो दो संख्याओं के ऊपर में बार दिया हुआ रेकरिंग दिया हुआ है, तो दो संख्या मतलब एक संख्या के बदले में 9 लिखेंगे और दूसरे संख्या के बदले में 9 लिखेंगे, मतलब 56/99 करेंगे। आप गुणा कर, आप अपने मोबाइल में भाग देकर देख लीजिएगा 56/99 को, ठीक है। मतलब आप 56 को 99 से भाग दे दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.5656565656। इस संख्या का मतलब हुआ कि 56 का बार बार रिपीटेशन, मतलब 0.56 मतलब ये क्या आएगा 0.56 0.56 0.56, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है और ये दशमलव के बाद रेकरिंग लगाया गया कितनी संख्याओं पे, तो दो संख्याओं पे, तो 43 और 2 संख्या तो 99 लिख देंगे हम। अगर 3 संख्या के ऊपर लिखा रहता तो हम 9 को 3 बार लिखते। और यहाँ पे कितना, यहाँ पे आप देख लीजिए दशमलव के बाद यहाँ भी लिखा हुआ है तो हम 89 लिख देंगे, और 2 अंकियाओं पर लिखा रेकरिंग लगा हुआ है तो हम 2 9 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे भाई, इन सारे संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, तो 99 का एलसीएम क्या आ जाएगा 99, और आप इन संख्याओं को जोड़ देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जोड़ना आता होगा। कितना आ जाएगा भाई 9 3 12 12 6 18 के 8 हाथ में 1 9 4 13 5 18 188/99 आ गया। अब ये 2 बार में पूरी कट भी नहीं रहा है, ऑप्शन में फिर भी दिया हुआ है रेकरिंग वाला ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसे क्या कीजिएगा देख लीजिए। अब ये तो कम से कम एक बार में तो जाएगा ही। तो जैसे अगर कोई संख्या भाई लिखी हुई है 9/7 लिखी हुई, तो हम इस संख्या को ऐसा लिख सकते हैं ना 1.2/7, 7 एकम 7 और 7 2 9, 9/7 हो गया है ना। तो हम इसी प्रकार से 99 को क्या लिख सकते हैं, ये तो 2 बार में जाएगा नहीं क्योंकि ये 2 बार के डिविजिबल से छोटा है, ठीक है, उसकी मल्टीपल से छोटा है। तो एक बार में जाएगा, कितना भाई बच जाएगा यहाँ पे 99 188 89 बच जाएगा, है ना। तो हम इस संख्या को लिख सकते हैं 89/99 लिख सकते हैं, या दोस्तों लिख सकते हैं 1 पॉइंट, और इस 89/99 को देखिए वापस से लिख सकते हैं इस तरह करके 89 दे के, और इस 2 9 के बदले में 2 ऊपर में दे देंगे रेकरिंग दे देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ किया था हम वैसा यहाँ भी कर दिए। तो 1.89 के ऊपर में रेकरिंग लगा रहेगा, और ये मेरा क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो मेरा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और आप लोग भाई पूरा एपिसोड को देखना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि जब एग्ज़ाम आएगा आप उसके बाद आप देखना शुरू करो और बोलो कि भाई मुझे ये भी कंप्लीट करना है वो भी कंप्लीट करना है, और दौड़ भी रहेगी, बहुत सारी परेशानियां भी रहेगी, अलग अलग चैनल ना जाने की, अपने व्यूज़ के लिए बहुत सारे टीचर भी आ जाएंगे कि भाई अब मैं BSF ट्रेड्समैन की क्लास को करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ ये सारे क्लास को, और वो लोग इरेलीवेंट क्वेश्चन लाकर आपकी ज़िंदगियों के साथ खेलेंगे। तो अगर आप वैसा सोच रहे हैं तो आप उस सोच की श्रेणी से बाहर आइए और आप रेगुलर बेसिस पे आप क्लास को करते रहिए।
ये मेरा क्लास 20 से 25 मिनट की औसतन होती है। अगर आप चाहें, अगर आपके पास 20 से 25 मिनट का भी समय नहीं है तो आप क्लास को फास्ट मोड में करके देखें और क्लास को आप डेली देखें। ऐसा नहीं कि आप एक दिन देखें उसके बाद आप सो गए, फिर आप दूसरे दिन देखें, फिर भाई अभी एग्ज़ाम, अभी तो फॉर्म भी नहीं निकला है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग पागल नहीं हैं, और जो लोग पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर इतनी मतलब क्षमता नहीं होगी कि आप उन लोगों को काट दीजिएगा कंपटीशन में। अगर आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से फेल कीजिएगा ना, मेरिट अगर नहीं बनेगा ना, तो उस चीज़ की दर्द तभी आपको समझ में आएगी, अभी आपको समझ में नहीं आ सकती। ये भाई दुनिया है, और अभी इस दुनिया में कंपटीशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है जो कुछ कहने का ही नहीं। 80% से प्लस कट ऑफ चली जा रही है, और 80% से ज़्यादा आप तभी गेन कर सकते हो जब आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो और आप रिलेवेंट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एंजॉय आया होगा। बाकी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपने पूरा एपिसोड देखा होगा तो, और आपको किस प्रकार की वीडियोस चाहिए मैथ्स में। और मैं कुछ एपिसोड के बाद मैं रीजनिंग के भी एपिसोड को लाऊंगा, उसके बाद स्टैटिक जीके की तो झज्जियाँ मैं उड़ा दूंगा। आपको भी मज़ा आएगा, बोलिएगा कि क्या भाई क्या क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।